हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट डिस्कस कर रही हूँ। टोटल 30 क्लासेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी क्लास नंबर 31 है। तो पहले हम लोग जो है वो क्लास देखते हैं, देन उसके बाद में हम उस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, विथ एक्सप्लेनेशन हम उनको देखते हैं। तो इससे पहले का हमारा जो टॉपिक था, यानी 30 नंबर क्लास में जो हमारा टॉपिक था, वो टॉपिक था हमारा पादपों से रिगार्डिंग, यानी पादपों से रिगार्डिंग जितनी भी चीजें जो बाकी थी वो सब मैंने कंप्लीट करवा दी एक वीडियो में। और आज उसके हम लोग कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इसके कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो चने, मटर, मूंग, बीन और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। तो जीवाणु का पौधों के साथ में संबंध क्या कहलाता है? सजीवी संबंध होता है, परजीवी, परपोषित या कीटहारी। ये जो सवाल है ना, ये आप लोगों की सीटेट 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। और मैंने जब क्लास ली थी तब बताया भी था। और ये जो चीज़ है वो आप लोगों की 7th क्लास के एनसीईआरटी में एज इट इज़ दी हुई है कि राइजोबियम किस तरीके का संबंध दर्शाता है। तो राइजोबियम जो होता है वो सहजीवी प्रकार का संबंध जो है वो दर्शाता है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइजोबियम जीवाणु प्राय चने, मटर, मूंग, बीज और अन्य फलियों की जड़ों में पाया जाता है। इस जीवाणु का पौधों के साथ में संबंध क्या होता है? सहजीवी कहलाता है। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु होता है। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। यह दलहनी फसलों की जड़ों की गांठों पर पाए जाते हैं। जब दो जीव एक दूसरे के लिए परस्पर लाभकारी होते हैं तो उसको सहजीवी संबंध कहते हैं। और ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोगों को एनसीईआरटी की 7th क्लास की बुक में, जो आप लोगों के सेकंड चैप्टर है, उसका जो सबसे लास्ट वाला पेज है, उसके अंदर ये कंप्लीट एज इट इज आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, दी गई सूचना के आधार पर हम लोगों को निम्नलिखित की पहचान करनी है। पौधों में जल और पोषकों के परिवहन के लिए संवहन ऐसे संवहन जो पौधों में भोजन पहुंचाते हैं और पत्तियों की सतह पर स्थित सूक्ष्म रंध्र छिद्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एबीसी की पहचान करनी है। भाई, जो जल का परिवहन करता है वो होता है जाइलम, तो ए पे हो जाएगा जाइलम। जो भोजन का परिवहन करता है वो होता है फ्लोएम, फूड का। और पत्तों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र होते हैं रंध्र। तो जाइलम, फ्लोएम और रंध्र। तो देख लेंगे जाइलम, फ्लोएम और रंध्र किस में आ रहा है। देखिए, ए दारू यानी जाइलम, बी पोषवा, फ्लोएम और सी आ जाता है रंध्र। तो यहाँ पर हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। बी हो जाएगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर। और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि सूचना के आधार पर निम्नलिखित को हम सुमेलित कर सकते हैं। जैसे जाइलम होता है वो जल और पोषकों के परिवहन के लिए संवहनोत्तक होता है। पोषवाह यानी कि फ्लोएम ऐसे संवहनोत्तक होते हैं जो पौधों में भोजन पहुंचाते हैं। और रंध्र जो पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्र छिद्र होते हैं। तीसरा सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण घटना को दर्शाती है। बात बिल्कुल ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को कराया भी है क्लास में कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति है वो प्रकाश संश्लेषण की घटना को दर्शाती है। तो ए तो सही हो जाएगा। रीजन दिया है, प्रकाश संश्लेषण के समय बनी हुई ऑक्सीजन अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है। भाई, ऑक्सीजन जो होती है वो स्टार्च में परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। ये मैंने पढ़ाया भी था। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। और वो ऑप्शन हम लोगों की सी में दिया है, ए सही है परंतु आर गलत है, इसीलिए हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। ये सवाल भी सीटेट 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है। हरे पौधों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के सहयोग से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट होता है वो अंततः क्या करता है? स्टार्च में संचित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो बनी हुई ऑक्सीजन होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसको हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोज, जल। और यहाँ पर आप लोगों की सी नहीं आएगा, यहाँ पर आप लोगों के ओ आएगा, ऑक्सीजन जो होती है जो विमुक्त हो जाती है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों की सी विल बी
राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र देखे हैं। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? भाई शिखा नाम की एक बच्ची है, उसने पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्रों को देखा है। पत्ती के ऊपर छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं? शिरा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं, मिड्रिप बोलते हैं या लवक बोलते हैं? ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है और बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भाई पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। शिखा ने एक पत्ती की निचली सतह को सूक्ष्मदर्शी से देखा है और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्रों का अवलोकन किया है। ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। रंध्र पत्तियों, तनों और पौधों के अन्य भागों के अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस पर पाया जाता है। यानी ये जो रंध्र होते हैं ना, वो पत्तियों पर भी होते हैं, तनों पर भी होते हैं, और भी पौधे के अन्य भागों की जो स्किन होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस यानी कि स्किन, उसके ऊपर पाए जाते हैं, जो कि गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी किसके द्वारा होती है? रंध्र के द्वारा होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। फीचर प्लांट कीटों को फंसाता है। भाई बात तो बिल्कुल ठीक है कि फीचर प्लांट जो होता है वो इस कीटों को फंसा लेता है। और दूसरा बोल रहे हैं कि फीचर प्लांट में अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल नहीं होता। भाई वो कीटों को इसीलिए फंसा रहा है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत बोली है। क्लोरोफिल होता है इसके अंदर भी, लेकिन ये कीटों को क्यों फंसाता है? ये नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों को फंसाता है, न कि इसके पास में क्लोरोफिल नहीं है इसीलिए। तो ए तो यहाँ पर सही हो जाएगा, बल्कि बी इसका गलत हो जाएगा। तो ए सही है, आर गलत है। यानी एजर्शन ठीक है, रीजन गलत दिया है, यानी ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर हमारा फिफ्थ का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2023 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचाकर कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट पक्षी कहलाते हैं। यानी जो कीटों को खाते हैं उनको पचाते हैं, कीट पक्षी कहलाते हैं। जैसे कि फीचर प्लांट, जिसको घटपर्णी बोलते हैं, जो घड़े के समान दिखाई देता है और पत्ती का रूपांतरित भाग होता है। यानी जो उसकी जो पत्तियां होती है ना, वो घड़े का रूप ले लेती है। अब क्या करता है, जब कोई भी कीट उस घड़े के अंदर प्रवेश करता है तो उसके जो रोम होते हैं, उसके जो छिद्र होते हैं, उसके बीच में वो जाके फंस जाता है। तो घड़े के अंदर उपस्थित पाचक रस क्या करते हैं? कीटों को पचा देते हैं। जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू कीट पक्षी पादपों के अन्य एग्जाम्पल है। ये मैंने क्लास में पढ़ा दिया सारा। फीचर प्लांट जो होता है वो हरे रंग का होता है, जिसमें अपना भोजन तैयार करने के लिए क्लोरोफिल होता है। आमतौर पर ऐसे पौधे दलदली मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की आपूर्ति कम होती है। नाइट्रोजन की पूर्ति को कमी होती है, उसको पूर्ति करने के लिए वो कीटों को पकड़ता है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। यानी ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग सिक्स्थ नंबर। एक्स कोई ऐसा पौधा है जो स्वपोषी के साथ साथ में विषमपोषी भी होता है। एक्स क्या है भाई? जो स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है। एग्जैक्ट मैंने नोट्स में भी कराया है, 7th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में सबसे लास्ट वाला जो पेज है ना, सेकंड चैप्टर का, उसमें एज इट इज दिया हुआ है। जो स्वपोषी भी है, विषमपोषी भी है, कौन सा है? घटपर्णी, फीचर प्लांट, शैवाल, अमरबेल, कस्कूटा या फिर कवक। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। तो जो स्वपोषी विषमपोषी दोनों का गुण रखता है, वो होता है आप लोगों के घटपर्णी यानी कि फीचर प्लांट, फीचर पादप होता है। तो यहाँ पर सिक्स्थ का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग कि घटपर्णी यानी फीचर प्लांट एक कीट पक्षी पादप होता है। यह आंशिक रूप से स्वपोषी और आंशिक रूप से विषमपोषी होता है। एक्स घटपर्णी जो होता है वो फीचर पादप होता है। शैवाल क्या होते हैं? तो पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण करता है। अमरबेल क्या करता है? अमरबेल पादप परजीवी होता है। अमरबेल किसी दूसरे स्वपोषी पादप जैसे कि बेर, बबूल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि अमरबेल होता है ना, तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। और डी ऑप्शन दिया है कवक। तो कवक क्या होते हैं? कवक अपना भोजन, पोषण मृत और सड़े गले जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जिसको मृतोपजीवी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग 7th नंबर। कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित कर रखा है? यानी कैक्टस में क्या होता है? पत्तियां कांटों के रूप में होती है, तना रसदार होता है, पत्ती का काम करता है, तने पर मोम की परत होती है और जड़ें सतह के समीप होती है। भाई हम लोगों से ये पूछा है। अब देखिए कैक्टस में क्या होती है, कैक्टस की कौन कौन सी विशेषता है? कैक्टस की पत्तियां कांटों के रूप में होती है, बात बिल्कुल ठीक है। तना रसदार होता है, पत्ती का काम करता है। भाई कैक्टस का तना होता है, वही पत्ती का काम करता है। स्पेशली पत्तियां इसके अंदर जो होती है वो तो कांटों में होती है, तो तना ही पत्ती का काम करता है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है।
तीसरा आता है तने पर मोम की एक मोटी परत होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो गर्मी सहन कर सकता है, क्योंकि वह जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। जड़ें सतह के समीप होती है, ऐसी कोई बात हम लोगों ने नहीं देखी थी मरुस्थलीय पौधों के रिगार्डिंग। तो कौन कौन सी बात ठीक हो जाती है, एक तो पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है और तीसरा ऑप्शन ठीक है, और ये तीनों के तीनों जो है वो आप लोगों के ए में दिए हुए हैं, इसीलिए ए राइट हो जाएगा। और ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, क्योंकि इन ये ऐसे होते हैं जिनके अंदर पत्तियां या फिर तो नहीं होती है या बहुत छोटी छोटी होती है। जब पत्तियां है ही नहीं तो वाष्पोत्सर्जन कैसे करेंगे, और पत्तियां खुद कांटों का रूप लेती है। इनमें पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल का हास होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किसके द्वारा होता है, तने में होता है, क्योंकि इसके पत्तियां जो होती है वो एक तो कांटों में रूपांतरित होती है और छोटी भी होती है और कम भी होती है। तने के ऊपर मोटी मोम की परत होती है, जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली रहती है। उपरोक्त से कैक्टस को रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए निम्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कांटों में रूपांतरित पत्तियां, तना रसदार पत्ती का काम करता है और तने पर एक मोटी परत रहती है। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख लेते हैं 8th नंबर क्वेश्चन। कवक के संबंध में कौन सी एक बात हम लोगों को ठीक लग रही है। 8th क्वेश्चन में बोला है कि कवक के रिगार्डिंग कौन सी बात ठीक है। भाई ये पौधे होते हैं, बात तो बिल्कुल ठीक है, कवक पौधे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते, ये भी बात बिल्कुल ठीक बोली है, क्योंकि कवक जो होते हैं उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, तो बी भी ठीक है। सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी कुछ-कुछ कवक ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय भी होते हैं। कुछ कवक प्रतिजैविकों के रूप में उत्पादन में सहायता करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये राइट हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा किसमें है? वो हो जाएगा आप लोगों की बी में, इसीलिए 8th का हो जाएगा आप लोगों के बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल जो है वो आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि कवक जो होते हैं वो पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं करते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं, सभी कवक एक कोशिकीय नहीं होते हैं, अतः केवल 1, 2 या 4 सही हो जाएगा। कवक या फंगस ये ऐसे जीवों का एक विशाल समुदाय होता है, जिसे साधारणतः वनस्पतियों के समान ही माना जाता है। यानी जो कवक होते हैं ना, वो वनस्पतियों के समान यानी पौधों के जैसा ही माना जाता है, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। सभी कवक जो होते हैं वो पर्णहरित विहीन होते हैं, पर्णहरित इनमें नहीं होता है, यानी ये भोजन नहीं बना सकते। अतः विविधपोषी होते हैं, विविधपोषी का मतलब होता है दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स मुख्य रूप से कवकों से बनाए जाते हैं, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोपाइसिन, टेरामाइसिन, ये सब कवकों से बनाए जाते हैं। कवक एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। कवकों में हरित लवक नहीं होता है, इसीलिए ये अपना भोजन या पोषण के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9th नंबर। पौधों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर जो है वो हम लोगों को विचार करना है। यानी कि ऐसे पौधे जिनकी चौड़ी और चपटी पत्तियां होती हैं, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होना, शंकुआकार पौधे जिसकी शाखाएं तिरछी होती है। मरुस्थलीय पौधों के निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं हो जाएगी। भाई मरुस्थलीय पौधों की चौड़ी या चपटी पत्तियां नहीं होती है, तो पहला तो नहीं होगा। तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये बात बिल्कुल ठीक है। जड़ें गहराई में होती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है, ये भी बात ठीक है। तो ये तीनों बातें ठीक हो जाएगी। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ अब देख लेते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ किस में है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप लोगों के बी में हो जाएगा, इसीलिए 9th क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों के बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल भी आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, और एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं जिसका हम लोग। मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण निम्नलिखित होते हैं कि तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जड़ें गहराई पे होती है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास बहुत कम होता है, और पत्तियां कांटों या शूल के रूप में या फिर नहीं होती है, यानी पत्तियां जो होती है या फिर तो कांटों के रूप में होगी या फिर उपस्थिति नहीं होती है, जैसे कि नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया। आगे देख लेते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। जाइलम के संदर्भ में गलत कथन को बताना है। भाई जाइलम क्या है, तो जाइलम एक प्रकार का उत्तक है,
एक नली जैसी वाहिका है। यह भोजन और पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक संवहन करता है। वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण बल द्वारा होता है। गलत कथन को हम लोगों को चूज करना है। भाई देखिए, जाइलम क्या होता है? एक प्रकार का उत्तक है। बात तो बिल्कुल ठीक है। नली जैसा होता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन ये भोजन का परिवहन करने का काम नहीं करता है। जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। फ्लोएम होता है वो भोजन का करता है। तो फ्लोएम से फूड और जाइलम से जल। तो जाइलम के संदर्भ में गलत कथन कौन-सा हो गया? तो सी वाला गलत हो गया ना, क्योंकि ये भोजन के बारे में बोल रहा है, बल्कि जाइलम जल का करता है। तो यहाँ पर हमारा सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है और सी गलत हमसे पूछा है। ये सवाल भी सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यह भोजन एवं पोषक तत्वों की पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक संवहन करता है। जाइलम के संदर्भ में गलत है। ठीक है, क्योंकि यह मूल से पानी या खनिज लवण को तने या पत्तियों तक पहुंचाता है। यानी कि ये जड़ से क्या करता है? पानी को लेता है और खनिज लवणों को लेता है, भोजन को नहीं लेता है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी हुई होती है, जो संवहन उत्तक बनाती है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसको जाइलम यानी कि हिंदी में दारू बोलते हैं। और वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण, अभिकर्षण या खिंचाव विकसित होता है। ये लाइन जो है ना, ये वाली लास्ट वाली लाइन, ये आप लोगों को 7th क्लास के एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ये कंप्लीट दिया हुआ है। और उसमें जो सारांश दिया हुआ है ना, उसकी सबसे लास्ट पॉइंट ये आप लोगों को दिखाया है। तो एक एक चीज यानी कि जो सारांश है एनसीईआरटी का, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस प्रकार के पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं करते? जलीय पादप जिसकी पत्तियां तैरती हैं। जल में डूबे हुए पादप वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उगने वाले पादप या मरुस्थल के पादप, वही लगभग सारे ही पादप वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है जो जल को त्यागते हैं। अब जो जल में डूबे हुए पादप है वो क्या जल का त्याग करेंगे? तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन कौन नहीं दर्शाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि जल में डूबे हुए पादप में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। जैसे शैवाल में जड़ तना पत्तियों में भिन्नताएं नहीं होती है, ये वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। यानी कि जो जल के अंदर रहते हैं तो उनमें जड़ तना और पत्तियां ये विभेदित नहीं होती है, एक ही जैसी होती है। यानी कंप्लीट है तो कंप्लीट जो है वो इस तरीके से शैवाल है। अब इसके अंदर कौन सी जड़ है, कौन सा तना, कौन सी पत्ती, कुछ पता नहीं होता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन नहीं करते हैं। निमग्न यानी कि जल के अंदर जो डूबे हुए रहते हैं अवशेष स्टोमेटा पाए जाते हैं, इसीलिए ये वाष्पोत्सर्जन नहीं दर्शाते हैं। आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोषक तत्वों की पौधों में उनकी वृद्धि या विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए आवश्यक होता है? यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम या कॉपर। तो मैंने क्लास में पढ़ाया है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है वो आप लोगों के कॉपर हो जाता है। और ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है कि पौधों की वृद्धि हेतु सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों की आवश्यकता जीवन भर लेकिन बहुत कम मात्रा में। भाई सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है जिसकी जरूरत बहुत कम रहती है, जैसे लोहा, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, क्लोरीन आदि। जिसमें से प्राथमिक हो जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और गौण हो जाते हैं। गौण क्या होते हैं? गौण पोषक तत्व, गौण या द्वितीय पोषक तत्व वे होते हैं, वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और आधारभूत पोषक तत्व होते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। राइट, आगे देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर सवाल हमारे पास में है। निम्नलिखित में से सही कथन को चूज करना है, सही बात बतानी है। केवल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है? नहीं, केवल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारा पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि सही कथन चूज करना है। सभी केवल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कुछ कुछ पौधों के तने भी ऐसे होते हैं, जैसे कि मरुस्थलीय तने, जिसके अंदर जो है वो प्रकाश संश्लेषण होता है। सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, ये बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही है। पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? नहीं, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में कभी भी पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। तो ये भी नहीं होगा केवल हरे रंग की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है। नहीं, ये भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि हर रंग की पत्तियां जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण करने का काम करती है। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2015 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है सभी रंगों की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। इसके अलावा इसमें कुछ द्वितीयक रंजक यानी कि जो सेकेंडरी पिगमेंट होते हैं वो होते हैं, जैसे कि केराटिनॉइड्स बोलते हैं, जो नीले और लाल रंगों को अधिक परावर्तित करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है, अतः सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण कर सकती है।
प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल के साथ में क्रिया करता है। सूर्य का प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल को बनाता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोगों ने देख लिया। आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है? ये सवाल रीट 2015 में पूछा गया सवाल है। सल्फर, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व मैग्नीज होता है, बाकी तीनों जो होते हैं वो वृहद मात्रिक पोषक तत्व होते हैं। और ये सवाल जो है वो आप लोगों के रीट 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला देख लेते हैं जो रीट 2012 में पूछा गया सवाल है। कौन सा पादप परजीवी होता है? सेवाल, अमरबेल, कस्कूटा, घटपर्णी या फिर कोई नहीं। तो परजीवी पादप कौन सा है? तो वो हो जाता है कस्कूटा, जिसको हम लोग अमरबेल भी बोलते हैं। और ये मैंने परजीवी का बेस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को बताया था जब मैंने क्लास ली थी। अगला सवाल देख लेते हैं 16 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, केवल अपचयन या पता नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रिया इसके अंदर साथ साथ चलती है। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं 17 नंबर सवाल। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, सिलिकॉन, पोटेशियम और बोरोन। तो क्लोरोफिल जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। तो देख लीजिए कौन सा तत्व इसके अंदर पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो होता है वो इसके केंद्र में पाया जाता है। तो 17 का हो जाएगा आप लोगों की, ए विल बी राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सर्वाधिक होती है? बैंगनी में, नीले में, पीले में या लाल रंग में। तो प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक जो होती है वो लाल में होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। तो यहाँ पर 18 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 19 नंबर सवाल है। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोफिल के कौन से भाग में होती है? भाई अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रेना में, स्ट्रोमा में, दोनों में या किसी में नहीं। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में होती है और प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना में होती है। तो 19 का हो जाएगा आप लोगों के, बी विल बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, गोल्जी काय में या अंतःप्रद्रवी जालिका में। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास यानी कि जो इसकी थियोरी वाली क्लास है वो अच्छे से देखी होगी, या फिर अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है, टेलीग्राम पर जाकर सिर्फ नोट्स भी पढ़ा है ना, तो भी आप लोगों से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप लोग यूट्यूब से क्लास देखे नहीं देखे, लेकिन नोट्स को आप लोग या फिर तो लिख लीजिए या फिर वहां से प्रिंट आउट करा लीजिए। आप लोगों को सीटेट, रीट, डी ट्रिपल एस बी हर किसी एग्जामिनेशन में जो है वो प्रॉफिट करेगा 100%, क्योंकि जो मेरे नोट्स है वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड मैंने नोट्स बनाए हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, सब अपना अपना होमवर्क क्वेश्चन जो है वो कमेंट में ईमानदारी के साथ में बताएंगे। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, क्योंकि रीड के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।